नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रवेश भी अब केवल मीडिया सेंटर तक। अकेले रह रहे बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी जरूरी सुविधाएं। पहले चरण में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्र किए जा रहे हैं शामिल। उपनल के माध्यम से मिलने वाली होम सर्विस के लिए देना होगा 100 रुपये शुल्क। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराकर प्रदेश में अब बिना पास के आ सकेंगे पर्यटक। हाई लोड शहरों से आने की दशा में कोविड रिपोर्ट निगेटिव होने पर नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन। और मसूरी में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को आज दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य आंदोलन के शहीदों को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज दोपहर इस आशय के आदेश जारी किए गए। अब केवल सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के अतिरिक्त केवल सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य कैबिनेट के सदस्य, प्रदेश के विधायक ही सचिवालय में प्रवेश कर सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की आवाजाही भी सचिवालय परिसर के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि सचिवालय के कार्य दिवसों में अपराह्न 3 बजे से 5 बजे के बीच मीडियाकर्मी सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रवेश पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए होम सर्विस नाम से नई पहल की है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों के लिए एक कॉल पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो घर में अकेले रहते हैं या चलने फिरने में असमर्थ हैं। इनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, तकनीशियन, ड्राइवर, रसोइया और नर्सिंग सुविधा शामिल है। ये सेवाएं उपनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए उन्हें 100 रुपये शुल्क चुकाना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सबके घरों में वो फ़ोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब बाहर से आने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पहले की ही तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि बॉर्डर पर जांच के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो राज्य में बेरोक-टोक प्रवेश कर सकेगा। अब से पहले उत्तराखंड आने के लिए आपको पास की आवश्यकता होती थी, अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, वो पर्याप्त है। उसमें किसी को मना नहीं है। कितनी भी पहले लिमिट भी थी रोज़ की 2000 की, अब वो लिमिट भी खत्म हो गई है। तो कोई भी आदमी जो आना चाहता है उसको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, पास लेना अनिवार्य नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा लेते हैं तब भी आपको बॉर्डर पर चेक किया जाएगा उत्तराखंड के, और आपके रजिस्ट्रेशन के कागजों को चेक किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको अंदर आने दिया जाएगा। उत्तराखंड में हाईलोड शहरों से आने वाले पर्यटकों को सामान्यतः क्वारंटीन होना पड़ेगा, लेकिन अगर वे अपना कोविड टेस्ट नेगेटिव होने की पिछले 96 घंटे तक की रिपोर्ट लाते हैं तो चारधाम समेत कहीं भी आवाजाही कर सकेंगे। उत्तराखंड आना चाहते हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था लागू है कि पहले उन्हें अपने देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा, फिर बॉर्डर पर उनका पंजीकरण चेक किया जाएगा, और फिर अगर वो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं तो उनको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है। अगर वो घूमना चाहते हैं तो अच्छा है कि अपना वो टेस्ट करवा लें। पिछले 96 घंटों की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो आपको आराम से आप
घूम सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है या चार धाम जाना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए भी अधिकतम 20 लोगों की अनुमति की व्यवस्था है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि ये प्रतिबंध 20 सितंबर तक ही लागू रहेगा। शादियों में अनुमति से 50 आदमी अलाउड हैं और डेथ केसेस में उसके फ्यूनरल आदि में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोग अलाउड हैं। ये व्यवस्था 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर के बाद कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें 100 लोगों तक की अनुमति मिल सकती है। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए आयोजित जेईई मेन की दूसरे दिन की परीक्षा में आज बड़ी संख्या में छात्रों ने देहरादून में बनाए गए केंद्रों में परीक्षा दी। उत्तराखंड में जेईई मेन के लिए 13,260 छात्र पंजीकृत हैं। देहरादून के अलावा हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और रुड़की में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग का अलग अलग समय दिया गया है। शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री और निकासी भी एक साथ नहीं की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर पहले अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद उनके दस्तावेज जांच कर हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। वहीं इस बार तलाशी भी हाथ के बजाय हैंडहेल्ड मशीन से की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में किसी को भी बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार व एनटीए के नियम फॉलो किए जा रहे हैं, जिसके तहत सेंटर को सैनिटाइज करना, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, जैसा कि अमूमन यहाँ 300 की छात्र संख्या की क्षमता है, उसके तहत यहाँ लगभग 114 की छात्र संख्या दी गई है, जिसमें छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला और लगभग 104 और 5 स्टूडेंट उपस्थित हैं। केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए एक एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जेईई की परीक्षा कंप्यूटर पर होती है और 2 कंप्यूटर के बीच की दूरी 1 मीटर रहती है। इसके बावजूद ऑड इवन की व्यवस्था लागू है। 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है। वहीं जेईई मेन की परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। डीडी न्यूज से बात करते हुए छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला है। पेपर का एक्सपीरियंस तो अच्छा था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी हाई नहीं दी थी इन लोगों ने, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो जिसने अच्छी तैयारी की होगी उसका अच्छा ही जाएगा। और एक्सपीरियंस तो अच्छा था क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से इन्होंने फॉलो करी थी और आसपास कोई बच्चा भी नहीं बैठा था और बच्चे भी बड़े अच्छे थे कि उन्होंने बात मानी और सब अच्छा गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने एक बार फिर परीक्षा की नई तिथियां घोषित की हैं। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। कोरोना काल को देखते हुए छात्रों की सुविधा के लिए OMR शीट के माध्यम से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की हरी झंडी मिलने के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने 1 सितंबर से परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी करते हुए 31 अगस्त तक सभी महाविद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था। अब विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय, UGC और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हमने जो परीक्षाएं 1 सितंबर से पहले आयोजित होनी थी, अब हमारी समय जो अंतिम टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं और वार्षिक परीक्षाएं हैं, वो अब 14 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। इसके लिए हमने सभी को सूचित कर दिया है। सभी महाविद्यालयों को, हमारे पास 53 राजकीय महाविद्यालय हैं और 114 निजी महाविद्यालय हैं, सबको सूचित कर दिया है और सबको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र जो भी गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन सुनिश्चित करेंगे।
कोटद्वार में आज से कोरोना टेस्ट शुरू हो गए हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में सरकार और हंस फाउंडेशन के माध्यम से कोविड-19 टेस्टिंग मशीन लगाई गई है। यहां टेस्टिंग शुरू होने से गढ़वाल और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वागीश चंद्रकाला ने बताया कि अस्पताल में कुछ मानकों के साथ टेस्टिंग की सुविधा निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग शुरू होने से कोरोना मरीजों की रिपोर्ट जल्द मिलेगी और कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा। इसके अलावा टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ेगी। सरकार के प्रयासों से ये जो है हंस फाउंडेशन ने हमको ट्रूनेट मशीन दी है। इसमें हम एक बार में 4 टेस्ट लगा सकते हैं और एक टेस्ट जो है वो 1 घंटे में ख़त्म होता है। तो अगर हम वर्किंग देखें तो इस तरीके से हम 20 से लेके 40 टेस्ट पर डे तक कर सकते हैं। इस टेस्ट से ये होगा कि हमें तुरंत रिजल्ट पता लग जाएगा और हम तुरंत निर्णय ले सकेंगे। महामारी के चलते हुए इसमें टेस्ट निःशुल्क है, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, और लेकिन जो हमारे क्राइटेरिया में फिट होंगे हम उन्हीं का टेस्ट करेंगे। अस्पताल के डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने बताया कि मशीन से 1 घंटे के अंदर मरीज की रिपोर्ट आ जाएगी। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें अब टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कि इस मशीन के मेनली 2 पार्ट होते हैं। मशीन एक पार्ट मशीन का अलग होता है, दूसरा पार्ट अलग होता है। एक पार्ट 20 मिनट का होता है उसका ड्यूरेशन। उसमें हम जो सैंपल लेते हैं उसको रन करते हैं पहले, और उसमें जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको हम फिर दूसरी मशीन में रन करते हैं जो कोरोना के वायरस को पढ़ती है। स्थानीय निवासी नरेश थपलियाल कहते हैं कि इस मशीन के लगने से गरीब वर्ग के लोगों को इसका लाभ होगा, क्योंकि अस्पताल में कोरोना का टेस्ट निःशुल्क है। कोटद्वार में कोरोना टेस्ट की जो मशीन लगाई गई है, इससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। पहले तो जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर इलाज कराने के आते हैं उनको सस्ते दरों पर निःशुल्क टेस्ट होगा। जो लोग भर्ती होने के लिए यहाँ पर आएंगे, जिनका ऑपरेशन होना है, उनका सबसे पहले वो लोग पहले बाहर से टेस्ट करा के तब ऑपरेशन के लिए आते थे। अब टेस्ट उनका अस्पताल में ही सरकारी रेट पे होगा या निःशुल्क होगा, ये उनको लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए मसूरी गोलीकांड के शहीदों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी झूलाघर स्थित शहीद स्मारक पर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आयोजित रैली को रोकने के लिए 2 सितंबर 1994 को हुई पुलिस फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शहीद आंदोलनकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य निर्माण के लिए ये अपनी तरह का एक अलग आंदोलन था। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन शहीदों को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। करीब 5 माह बाद अब एक बार फिर नैनीताल आने वाले पर्यटक बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। जिला प्रशासन और नगर पालिका के आदेश के बाद नैनी झील में बोटिंग शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से नैनी झील में 22 मार्च से ही बोटिंग बंद थी। नौकायन से जुड़े कारोबारियों के समक्ष इसके चलते पिछले 5 माह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब एक बार फिर इसके शुरू होने के बाद नैनीताल में नौकायन कारोबार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। आज हमको बहुत राहत मिली है, सबके मन में खुशी है, क्योंकि बोटें चलाने की अनुमति मिल चुकी है। और हमारे जो निराश हो रहे थे हम लोग, ये 6 महीने से मतलब रोजी रोटी का संकट पड़ा था, उसके लिए नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बोटें खोलने का आश्वासन दिया और साथ ही में हमको हेल्प करने का भी आश्वासन दिया। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया है कि जो आज तक लाइफ जैकेट का टैक्स पड़ता था आपको, मतलब वो जब तक कोरोना काल का महामारी खत्म नहीं होती है तब तक आपको छूट दी। वहीं नौका संचालकों के साथ ही नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटकों को भी काफी राहत मिली है। दिल्ली, आगरा समेत आसपास के क्षेत्रों से आए काफी लोगों ने नैनी झील में नौकायन का जमकर लुत्फ उठाया। जी, हम दिल्ली से आए हैं और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कि हम यहाँ के मतलब बोटिंग हमें मिलेगी। मतलब यहाँ पर रोप वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया यहाँ पर। यहाँ का मौसम वगैरह बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई गई रोक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रवेश भी अब केवल मीडिया सेंटर तक। अकेले रह रहे बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी जरूरी सुविधाएं। पहले चरण में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्र किए जा रहे हैं शामिल। उपनल के माध्यम से मिलने वाली होम सर्विस के लिए देना होगा 100 रुपये शुल्क। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराकर प्रदेश में अब बिना पास के आ सकेंगे पर्यटक। हाई लोड शहरों से आने की दशा में कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन। और मसूरी में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को आज दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य आंदोलन के शहीदों को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।